जय हिंद साथियों, चलिए आज आपको पॉलिटेक्निक 2024 को टारगेट रख करते हुए हम लोग कुछ PYQ करते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं उनको समझते हुए इस साल संभावित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसे हम लोग हल करते हैं। ठीक, समझते हैं कि इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और क्या बना सकते हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी कोई एग्ज़ाम देने जाए तो उसके पहले के क्वेश्चन को ज़रूर लगा के जाना चाहिए। ठीक, तो आइए ज़रा इसको हम समझते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास होगा। ये क्वेश्चन सामने पड़ा है, एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम, अज्ञात द्रव में पूर्ण रूप से डुबाने पर 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम आता है। अज्ञात द्रव का घनत्व क्या होगा? ऑप्शन सामने है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक में। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन वो आ सकता है, फिर हो सकता है मास चेंज कर दे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ का क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन तो लग रहा है उत्प्लावन बल का, देखने से लग रहा होगा कहीं डुबाने उबाने वाली बात हो रही है, उत्प्लावन बल है पानी में। ठीक, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम आज बताएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक ठीक, तो उत्प्लावन बल क्या होता है उसे थोड़ा समझ लो, फिर एक क्वेश्चन हम बताते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए कोई द्रव है, जरा उत्प्लावन बल आप समझिए। ठीक, ये द्रव है, कोई वस्तु यहाँ है। ठीक, कोई वस्तु है, इसका हवा में भार W होगा, अच्छी बात है। भार का फार्मूला पता है आपको? भार बराबर क्या होता है जरा बताइएगा। तो अब सभी लोग एक फार्मूला बताएंगे हमें, भार बराबर क्या होता है? भार बराबर mg, यही होता है ना ये। लेकिन जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो भार का एक और फार्मूला आपको पढ़ना होता है, बात समझ लीजिए। इस चैप्टर को पढ़ना इसीलिए कठिन लगता है कि भार बराबर केवल mg रट के बैठे हैं, भार का एक और फार्मूला पढ़िए। mg इंपॉर्टेंट यहाँ उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट वो दूसरा वाला फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा वाला फार्मूला। वो क्या है? देखिए, घनत्व तो बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर सर VD हो जाएगा, तो वही द्रव्यमान के स्थान पे VD रख दीजिए। तो भार का एक फार्मूला क्या आ गया? भार W बराबर आ गया VDG। ये फार्मूला यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भार के केस में। तो भार जिस तरह से आप एकदम दिमाग में बसाए रहते हैं कि भार या बल बराबर mg या ma, उसी तरह से भार या बल का एक फार्मूला आयतन के साथ भी होता है VDG। भार बराबर VDG, तो ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा काम देगा। घनत्व तो अक्सर आएगा यहाँ, द्रव देगा, द्रव में घनत्व डुबाएगा, द्रव का घनत्व देगा, आयतन देगा जी। तो ये बहुत ज़रूरी है फार्मूला। ठीक, अच्छी बात है। इधर देखिए, तो इसमें अगर हम डुबाएंगे इस ठोस को, या ये सॉलिड है कोई वस्तु, इस ठोस को ले चल के इस द्रव में डुबाएंगे, अच्छी बात है। कुछ किलो का होगा, मान लिए सर, थोड़ा सा मान के चलो, ठीक है। 50 न्यूटन इसका भार है, भार मान लिए 50 न्यूटन है, अपने मन से कथा समझा रहे हैं। ले आओ इसमें डुबाओ। तो जब सर इसमें डुबाते हैं ना, ये इसमें डूब रहा है, पूरा डूबे आधा डूबे वो तो डिपेंड करेगा कि कितना उत्प्लावन बल है, ऊपर कितना बल लग रहा है। तो ये जो भार है इसका W, वो तो नीचे की दिशा में सदैव काम करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो द्रव है ना, द्रव इस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। भार कहाँ काम कर रहा है? W कहाँ काम कर रहा है? नीचे की दिशा में। लेकिन द्रव ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। किसी चीज़ डुबा रहे हैं हम द्रव में, तो द्रव भी ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है। जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है, इसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल, जिसे U से प्रदर्शित हम कर रहे हैं। U माने अपथ्रस्ट फोर्स या बायंसी फोर्स। उत्प्लावन बल क्या है समझ में आया? कुछ नहीं है, जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं पूरी तरह से या आंशिक रूप से, तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाया जाता है। इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं, या उत्क्षेप बल कहते हैं, या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, या बायंसी फोर्स कहते हैं। इसका मतलब समझ के, द्रव में किसी वस्तु को डुबाने पर द्रव द्वारा ऊपर की दिशा में वस्तु पर लगाया गया बल, और यह बल किसके बराबर होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत वही आ जाएगा। जो यह बल है यह किसके बराबर होता है? जो यह बल है वह द्रव, जो वस्तु है डूब रही है, जब डूबती है वस्तु, तो आप देखते होंगे कोई वस्तु डुबाइए, तो मान लीजिए पानी टंकी फुल भरी है, पानी एकदम टंकी है, उसमें आप कूद जाइए तो देखोगे उसके
पानी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर किसी द्रव में कोई वस्तु डुबा रहे हैं तो द्रव थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, उसका आयतन फैल जाएगा, आयतन हट जाएगा। तो हटाया गया द्रव, कुछ द्रव हटा दिया जाएगा, अगर एकदम फुल है तो बाहर निकल जाएगा। तो जब डुबा रहे हो जिसके डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? जो वस्तु डुबा रहे हो उसके द्वारा जो, जैसे 1 मिनट आपको हम समझा दें, ये देखो ताकि आपको पूरी तरह से बातें समझ में आ जाए। ये मान लीजिए ये टंकी है, ठीक, ये पाइप लगा दिए हम भाई, यहाँ दूसरा एक रख दिए बस बर्तन। अब जब इसको हम डुबा रहे हैं ना तो ये मन 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 लिक्विड इधर से इसमें आ जा रहा है। बात समझ रहे हैं? कुछ न्यूटन आ गया। अब कितना आया पता नहीं। अब हम मान रहे हैं 1 मिनट के लिए ये उत्प्लावन बल 5 न्यूटन का है, ठीक। उत्प्लावन बल कितना है? 5 न्यूटन का। इसका मतलब जब हम वस्तु को इसमें हवा में 50 न्यूटन का है, इसमें डुबाया तो 5 न्यूटन ऊपर लगा। तो इसको जो द्रव इसमें हटाया ना, डूबने के बाद जो हटाया वो यहाँ इकट्ठा कर लिए, इसको जब तौलेंगे तो इसका भार भी कितना आएगा? 5 न्यूटन। अर्थात जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबाते हैं पूरी तरह से आंशिक रूप से, तो उसके ऊपर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और यह उत्प्लावन बल वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत स्वाहा, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत था, ठीक है। जो उत्प्लावन बल लग रहा है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार या उत्प्लावन बल सब एक चीज़ है। मतलब उत्प्लावन बल को कितने नाम से जानेंगे इसे थोड़ी देर के लिए हटा दें। देखो उत्प्लावन बल समझ लो, काम हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है। उत्प्लावन बल एक तो ये है, दूसरा नाम वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो द्रव का भार है वही चीज़ उत्प्लावन बल है। एक चीज़ और इसे कहेंगे, और क्या कहेंगे गुरुजी, वो भी बता दो। तो समझा देते हैं चेला जी। चलो देखो 50 न्यूटन था, वस्तु का भार 50 न्यूटन, ऊपर लगा 5 न्यूटन, तो बल सदिश राशि है तो घटेगा। जी हाँ, तो अब इसमें जब ये इसमें आया तब इसमें भार क्या फील होगा? वस्तु का भार द्रव में कितना आएगा? बोलो, वस्तु का भार द्रव में कितना आएगा? सर 45 न्यूटन। क्यों? हवा में 50, ऊपर 5, तो 50 नीचे लग रहा है, 5 ऊपर लग रहा है, तो 50 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? इसका मतलब 45 न्यूटन नीचे लगेगा, तो 45 न्यूटन द्रव में भार आएगा। इसीलिए कहते हो कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु हल्की हो जाती है, वस्तु के भार में आभासी कमी हो जाती है। वस्तु के भार में क्या होती है? आभासी कमी हो जाती है। कितना कमी आई ज़रा समझ के बताओ मुझे। 50 न्यूटन था, डुबाए, 5 न्यूटन ऊपर लगा, वस्तु के भार द्रव में कितना आया? 45 न्यूटन। 45 न्यूटन आया, कमी कितना हुआ? हवा में 50 था, यहाँ 45 आया, कमी कितना हुआ? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन गुरुजी उत्प्लावन बल भी है। 5 न्यूटन हटाया गया द्रव का भार भी आएगा, तौल के देख लो। अब 5 न्यूटन आभासी कमी, इसका मतलब उत्प्लावन बल ही हटाए गए द्रव के भार के भी बराबर होता है, और उत्प्लावन बल ही आभासी कमी भी होती है, क्योंकि उत्प्लावन बल के कारण ही वो कमी आई है। तो उत्प्लावन बल वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार, या इसी को एक और नाम से जानो, वस्तु के भार में आभासी कमी। द्रव में वस्तु के भार में कमी द्रव में वस्तु के भार में कमी। भाई कमी क्यों आएगी? कमी उत्प्लावन बल के कारण ही तो आएगी, और उतना ही कमी आएगी जितना उत्प्लावन बल है। तो उत्प्लावन बल को इतने नाम से जानते हैं। उत्प्लावन बल समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? कोई वस्तु द्रव में गया, जो ऊपर बल लगा वही उत्प्लावन बल। यह उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा डूबे गए द्रव के भार के बराबर, हटाए गए द्रव के भार के बराबर भी होगा, और जो वस्तु का द्रव में आभासी कमी आएगी वस्तु के भार में, वह कमी भी उत्प्लावन बल के कारण ही आई, वही उतना ही होगा, सेम बात वही रहेगा। बात समझ में आया?
पक्का? सोच लो। चलो ठीक है, आया गुरुजी। इसको निकालेंगे कैसे गुरुजी? अब भार का फार्मूला तो चेला जी हम बता चुके हैं, भार बराबर VDG, अभी अभी कुछ देर में बताए थे। वो mg खा जाओ, चबा जाओ। यहाँ आयतन वायतन वाली बात आएगी, डूबे भाग का आयतन, d माने डेंसिटी, g कहानी है, तो भार यहाँ VDG के रूप में याद करो। पूरे चैप्टर में चाहे जैसे याद करो, अगर यहाँ आया है तो VDG पढ़ो, ठीक, तो मज़ा आ जाएगा। तुम mg पढ़ते हो इसीलिए कंफ्यूज होते हो। VDG और mg ही तो है वो, ठीक, VD को mg में, VD बराबर mg। अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा, शानदार। ये बताओ उत्प्लावन बल क्या है? वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार। द्रव का भार ही तो है, द्रव का भार ही तो है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं सर? U से प्रदर्शित करते हैं। तो VDG वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो वस्तु का डूबा भाग कितना है? पता नहीं गुरुजी। हटाए गए द्रव का भार, ये जो द्रव का भार है वो, तो द्रव का कुछ न कुछ घनत्व तो होगा जी, DL लिख दिए। DL माने द्रव का घनत्व, लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जो जितना आयतन इसका डूबेगा उतना ही आयतन तो हटाएगा पानी का, तो हमें नहीं पता, तो V सिम लिख दे रहे हैं। V सिम मतलब समझ रहे हो? अब पूरा डूब जाएगा तो V सिम का मतलब हम लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे। जहाँ, क्योंकि आपको ये बड़ा काम देगा, ये हमने खुद आपके लिए बनाया है, मत सोचिए कि कहाँ से कुल लिख दे रहे हैं। अब लिखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे कौन आयतन डूबा है कौन कुल आयतन है, इसी में कन्फ्यूज हो जाओगे। V सिम मतलब होता है सॉलिड इमर्ज्ड। V सिम सॉलिड इमर्ज, इमर्ज माने डूबा हुआ, सॉलिड माने ठोस, जो डूब रहा है। ठोस के डूबे भाग का आयतन। क्या? ठोस के डूबे भाग का आयतन। V सिम माने ठोस के डूबे भाग का आयतन, जितना ठोस का डूबा हुआ भाग है, मतलब दिस, इतने भाग डूबा था ना। कुल आयतन क्या होगा सर? कुल आयतन क्या होगा? कुल आयतन मतलब ये पूरा आयतन, कुल आयतन पूरा। तो उसे किससे डिनोट करेंगे? VS से। सर VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। और V सिम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, जो इमर्ज पार्ट है उसका वॉल्यूम, ठीक, आयतन। तो ये रहेगा, आपको समझ में आएगा। DL क्या है? द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। G लिख लेंगे, नहीं G आप जानते हैं। उत्प्लावन बल आ जाएगा। मजा आ गया? किसमें, किसका उत्प्लावन बल है? द्रव का। पानी का होता तो यहाँ DW कर देते, बाकी यही रहता, यहाँ वो W लगा देते, वाटर में हो जाता। लिक्विड माने किसी भी लिक्विड में हो गया। बोलो हाँ या ना। ये सूत्र अगर आपको याद है उत्प्लावन बल का, तो हमारा सवाल वाल हो जाएगा बड़े आसानी से। तो इसको हटाओ, जल्दी से समझ बूझ गए हो तो हम इसी सूत्र को आगे बढ़ा के सवाल को हल कर दें। बोलो समझ में आया? ठीक, आया तो हटा दो, हटा दो। देखिए, अगर हम पूरी वस्तु, ये सॉलिड इमर्ज कर रहा है, पता नहीं थोड़ा बहुत डुबा है, पूरी डुबा देंगे, इसका मतलब U बराबर क्या हो जाएगा? VS पूरा डूब गया, DL इंटू G, सॉलिड पूरा डूब गया, ठीक। अगर मान लो सर उसका भार निकालना हो, किसका? वस्तु का, तो VS DS G लिख देंगे, जो वस्तु डूब रही है। आयतन वस्तु का, सॉलिड का, DS सॉलिड का घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण। अब आप भार धीरे धीरे निकालना समझ जाएंगे, किसी का भी भार निकालना है समझ जाएंगे, उसका आयतन उसका घनत्व कर देंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ सॉलिड का आयतन लिखे हैं, तो सॉलिड जितना भाग डूबेगा उतने द्रव हटेगा, ठीक है। तो समझ जाओ ये बात, पूरा डूब जाएगा पूरा लिख देंगे, थोड़ा बहुत डूबा है सॉलिड इमेज लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ जिस सवाल में आप जा रहे हैं, इस सवाल में कह रहा है द्रव में पूर्ण रूप से डुबाने पर, देख लो ये कह रहा है पूरा डूब गया है, पूरा डूब गया है, इसका मतलब ये सूत्र लगेगा, तो काम खत्म। और दोनों द्रव में पूर्ण रूप से डुबा रहा है, एक द्रव में डुबा रहा है, दूसरा किस में? पानी में। तो सीधा सीधा एक जादू हम आपको बताए थे, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, अगर साथ में आ जाओ तुरंत ही लग जाएगा,
मज़ा आ जाएगा। अगर तुम फार्मूला जानते हो मेरे भाई, फार्मूला तो आप समझ गए ना, फार्मूला देख लो। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल क्या होता है समझ गए, उत्प्लावन बल, ठीक। उत्प्लावन बल बराबर फार्मूला क्या निकला, उत्प्लावन बल U बराबर VS DL इंटू जी। ये VS क्यों, अगर पूर्ण रूप से डूबा है, अगर पूर्ण रूप से नहीं डूबा है तो V सिम DL, आंशिक रूप से जितना डूबेगा ये लगा देंगे। अच्छा तो ये बताइए, दोनों दो द्रव अलग अलग द्रव है, दो, एक DL है द्रव है, एक पानी है, तो क्या करोगे, अनुक्रमानुपाती संबंध लगा लो, U अनुक्रमानुपाती DL। क्यों, VS कॉमन रहेगा, दोनों में पूरा डुबाए हैं, G कॉमन रहेगा। तो जब दो चीज़ें कांस्टेंट हैं दोनों केस में, तो U इसका मतलब उत्प्लावन बल किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, घनत्व के। केवल घनत्व के कारण ही अंतर आ रहा है, यहाँ द्रव का घनत्व है, यहाँ पानी का घनत्व है, ठीक। तो चलो अब अनुक्रमानुपाती है तो आपको पता है कैसे अनुक्रमानुपाती खोला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका UL अपान UW बराबर DL अपान DW। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं अगर ऐसे करना है तो मैं डिटेल में खोल दे रहा हूँ। ये तो मैं अनुक्रमानुपाती समझा दिया, आपको नहीं समझ में आया तो डिटेल में कर लो, हमारा क्या, ठीक है। मैं डायरेक्ट समझा दिया, ये फार्मूला आ जाएगा और इसी फार्मूले में रख दोगे उत्तर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही फार्मूला मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ, ठीक। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती से नहीं समझोगे तब। उत्प्लावन बल VS DL GL, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लिक्विड में इसलिए लिक्विड। और वाटर में बताओ, ये द्रव में, ये द्रव में है, जल में क्या हो जाएगा सर, जल में उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा, देखो जल में UW बराबर क्या हो जाएगा, VS तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि पूरा डुबाए हो, DL के स्थान पे क्या हो जाएगा DW इंटू जी। अब भैया एक में 2 का भाग कर दो, वही बतिया फिर आया कि जो हम यहाँ लिखे थे, समीकरण 1, इसे समीकरण 1 इसे 2 कर लो, UL में UW को भाग कर दो, देखो क्या आ जाएगा, VS से कट जाएगा, DL अपान DW आ गया, काम खत्म। ये फार्मूला आ गया कि नहीं, समझ रहे हैं, कुछ नहीं सब समझना समझा रहे थे, बाकी सवाल तो आपका खत्म हो गया। सवाल अब लगा दें, ये देखो हल कर दो, हल फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला है, बुक में मिलेगा भी। इस तरह से देगा कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी बटे आभासी कमी, देख लो, द्रव में वस्तु के भार में कमी बटे पानी में भार में कमी। अगर आप सूत्र रटेंगे, किताब में सूत्र है, यही हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। अदरवाइज DL आपको पूछ रहा है अज्ञात द्रव का घनत्व, इसी में DW का मान सदैव 1 होता है। जल का घनत्व कितना होता है, पढ़ाए थे 1, ठीक है, रखो और इस पर उत्प्लावन बल का मान रखो, उत्तर हो जाएगा। उत्प्लावन बल कितना है, हवा में 75 ग्राम द्रव्यमान था और द्रव में कितना है 51 ग्राम, हवा में 75 और द्रव में 51, कमी कितने का आया, कितना 75 माइनस 51, तो DL अपान DW इक्वल टू, फार्मूला हम डायरेक्ट रख रहे हैं, UL अपान UW, ठीक। इसका मतलब लिक्विड में उत्प्लावन बल बटे वाटर में उत्प्लावन बल, वैल्यू रखो। कैसे उत्प्लावन बल निकालोगे, हवा में भार माइनस द्रव में भार कर दो, उत्प्लावन बल आ जाएगा। हवा में भार कितना है 75, द्रव में कितना है 51, द्रव्यमान जो भी है, और ये हवा में 75 माइनस द्रव में कितना है, वाटर में 67, कर लो। DL अपान DW का मान 1 और 75 में से क्या हो जाएगा, कितना आएगा सर 4 आ गया, और यहाँ बचा 2 24, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा 15, 7 से 14 15, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 3 24, 3 आ गया, 3 क्या DL निकाला है ग्राम पर सेमी क्यूब, कहीं है क्या है सर, ये है, काम खत्म। केवल इस फार्मूले में रखो, एक लाइन में आ जाएगा, समझ में आया। निकालना चाहते कब का निकाल देते, लेकिन हम उत्प्लावन बल समझा रहे थे, सब कहाँ से आए वो समझा रहे थे, ठीक। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत थोड़ा सा पढ़ लेंगे चैप्टर तो आ जाएगा आसानी से। अदरवाइज अगर रट्टू
में विश्वास करते हैं तो मैं रट के भी आपको फार्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, कहाँ से आया क्या आया कुछ नहीं, फार्मूला रट लेना काम हो जाएगा। कैसे फार्मूला, यही फार्मूला है, इसे कहते हैं द्रव का अपेक्षिक घनत्व। द्रव का अपेक्षिक घनत्व बराबर, इसे क्या कहेंगे, देखो यहाँ है ना, द्रव में वस्तु के भार में कमी, द्रव में वस्तु के भार में कमी अपान जल में वस्तु के भार में कमी। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, एक किताब में आपको मिल जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ समझाए हैं, कैसे आया ये समझाए हैं, नहीं रटो और इसी में रखो। द्रव का अपेक्षिक घनत्व या सीजीएस पद्धति में घनत्व एक ही होता है, टेंशन न लेना। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व तो आ जाएगा। द्रव में वस्तु के भार में कमी कितना आई, हवा में 75 था और द्रव में 51, तो कमी कितना आई, 75 से 51 हो गया तो कम कितना हुआ सर 24। जल में 67 हुआ, हवा में 75 था, कमी कितना हुआ सर 8, काम खत्म, 3 आ गया। यही हो गया अपेक्षिक घनत्व। और घनत्व अगर निकालना है तो ग्राम पर सीएम क्यूब लगा सकते हो। अपेक्षिक घनत्व में ये मात्रक हट जाएगा और घनत्व में ये मात्रक लग जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, काफ़ी लंबा हो गया है, इसे बना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है, 10 कूलम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। एक चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए कि जो आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर फिजिक्स में है, जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री में है, जितने भी चैप्टर मैथ में है, फार्मूला जो भी है एकदम दिमाग में होना चाहिए। फार्मूला एकदम सीधा सीधा फार्मूला जो होता है एकदम होना चाहिए आपको याद। आप ऐसा कर सकते हैं, हालांकि फिजिक्स में मैं एक दिन फार्मूला पूरा लिखा दूंगा, जितने भी फार्मूला यूज होंगे सब, क्योंकि जानते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला देता है, ज़रा सा भी नहीं घुमाएगा, केवल फार्मूला याद है रखो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं घुमाते यहाँ। एग्जाम पॉलिटेक्निक का है, लेकिन पता है आपको फार्मूला ही भूल जाता है न वक्त पे, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फार्मूला बस याद रखो, ज़्यादा तामझाम ना पालो, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती पॉलिटेक्निक में, फार्मूला याद रहेगा काम हो जाएगा। देखो 10 कूलम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। अब हमें लगता है ज़िंदगी में जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा विद्युत विभव पढ़ा ही होगा, उसने पढ़ा होगा कि कोई आवेश Q है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। विद्युत विभव जब पढ़े होंगे कि ए पॉइंट अनंत है, अनंत से किसी Q0 आवेश को, अर्थात जो धनावेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, वो परीक्षण आवेश, इसको यहाँ तक लाने में एक कार्य करना पड़ता है W, क्योंकि अब जो है जब आप विद्युत क्षेत्र के अंदर आएंगे, अगर ये पास टू तो रिपल्सन करेगा, ज़बरदस्ती कार्य करना पड़ेगा। तो एक कार्य करना पड़ेगा, मान लो कहीं पॉइंट P है, इसी पर लाने में उसे कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य क्या होता है, इस बिंदु पर विभव होता है। अगर ये 1 कूलम है तो 1 कूलम आवेश को डिफिनेशन पढ़े होंगे कि 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का परिभाषा आपने पढ़ा हो, अनंत से 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक वोल्ट होता है, राशि अदिश है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। और 1 कूलम को दिश कहते हैं, तो अगर और कूलम आएगा तो एकांक कूलम था वो, तो ये फार्मूला V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। यही तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा विद्युत विभव का। अब जरा समझिए क्या है सवाल, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला। 10 कूलम आवेश को अनंत से एक दूसरे समीप लाने पर 200 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु पर विभव बताइए। V पूछा है, W बराबर क्या है 200, Q क्या है 10 कूलम, भाई साहब कट गए, क्या हो गया 20 वोल्ट आंसर। देख लो ऑप्शन में कहीं है सर, ये है पहला, ये काम खत्म। कुछ था क्या, नहीं, फार्मूला याद रहे काम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रश्न देखिए, एक बाल या ऊंचाई के खंभे के शीर्ष से छोड़ी जाती है, जो जमीन तक पहुंचने में t सेकंड का समय लेती है। t/5 सेकंड बाद बॉल की जमीन से दूरी क्या होगी। ठीक, कहाँ का सवाल है, बहुत सीधा सवाल है
क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। जब आप गुरुत्व के अधीन गति पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा 3 समीकरण। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। गति के 3 समीकरण पढ़ते हैं आप। पहला समीकरण सर v बराबर u प्लस माइनस AT। प्लस कब लेते हैं, जब त्वरण पॉजिटिव होता है। माइनस कब लेते हैं, निगेटिव होता है। चाहे प्लस माइनस लगाइए या ना लगाइए तो सीधा सीधा छोड़िए, अब माइनस होगा तो रखिएगा, ठीक है। v बराबर u प्लस AT। दूसरा क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा सर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जब पॉजिटिव त्वरण है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो प्लस रखते हैं, अगर निगेटिव है तो यहाँ माइनस रख देंगे तो सब माइनस में हो जाएगा। ये क्या है, ये रेखीय समीकरण है। गति का जब मोशन रेखीय दिशा में हो रहा हो, सड़क पे कार दौड़ रही है ये सब, लेकिन ऊपर से नीचे गति हो रही है, तब त्वरण क्या आएगा, तब त्वरण मेरे भाई ग्रेविटी काम करेगी ना, जी काम करेगा। ऊपर से गिर रहा है तो कौन खींच रहा है, पृथ्वी खींच रही है, गुरुत्वीय त्वरण जी से, तो त्वरण एक स्थान पे जी हो जाता है बस। और जब जो दूरी होती है, यश होता है लीनियर में, वो ऊपर से नीचे आएगा तो यश हो जाएगा। तो गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसमें यही समीकरण चेंज हो जाते हैं। पहला समीकरण गुरुत्व के अधीन गति वाला v बराबर u प्लस GT हो जाता है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा यहाँ बस। दूसरा क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है। तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। ये 3 समीकरण हो जाते हैं जो कि इसी के भाई बंधु हैं, कुछ अलग नहीं है। बस कुछ नहीं, केवल यश को h में ट्रांसफ़र कर देता है और a को g में ट्रांसफ़र कर देता है, काम खत्म। क्यों, क्योंकि रेखीय गति के तीनों समीकरण हैं। और गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन होगा तो ग्रेविटी काम करेगी और दूरी के स्थान पे ऊंचाई कर लेंगे, यही हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से हम ये सवाल लगा लेंगे, बड़े आसानी से लगा लेंगे सर, ठीक है। चले अब, इसका ज़रूरत नहीं है, यहाँ है क्योंकि ऊपर से छोड़ी जा रही है तो हटा दें। आशा करता हूँ आप तो पढ़े ही होंगे। फिलहाल आपको केवल पता है सर h बराबर समीकरण हमको तो पता है, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये समीकरण है। जनरल समीकरण सबको पता है, कैपिटल T हाफ T ये सब नहीं, कुछ नहीं, ये पता है। u क्या है, 0 सर, u 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये समीकरण h बराबर आ गया हाफ GT स्क्वायर। अगर आप देखें तो हाफ भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। अगर हाफ और जी दोनों कांस्टेंट हैं तो फिर अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह लगा दो, h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती वाला चिन्ह लग गया। अब इसी को खोल दो, क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो हो जाता है। फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, अभी तो हम समझा रहे थे, डायरेक्ट देखते ही आप h और t में रिलेशन बता देते, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन आ गया आपका क्या, h1 अपान h2 बराबर t1 अपान t2 का होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला, डायरेक्ट इसी में रख दो आंसर, इसी में रख दो आंसर। सर h1 क्या है, h पहले ही बोला है, h2 क्या है, यही तो निकालना है। नहीं, यही निकाल लेंगे, इसके बाद ये क्या होगा, तय की गई दूरी। लेकिन ज़मीन से दूरी पूछेगा तो ऊपर वाली दूरी में से घटाएंगे, ठीक है, h1 में से घटा देंगे। बात समझे कि नहीं। ये देखो क्या निकालना है, ये टोटल दूरी h, ये h1 मान लिए हम, ठीक। और फिर दोबारा जब वो कह रहा है ये t समय में है, t/5 सेकेंड में क्या आ जाएगा, ये दूरी जो आएगा ये h2 आ जाएगा यहाँ तक। अब ज़मीन से निकालना होगा तो ज़मीन से क्या निकलेगा, ज़मीन से दूरी क्या हो जाएगा, h1 माइनस h2, h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 कर दो, ज़मीन से दूरी आ जाएगा। तो h में से जो h2 का मान आएगा उसे घटा देंगे, ज़मीन से दूरी आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक। फार्मूले में रख दो। t1 क्या है, पहले तो t समय लेता था और बाद में कितना लेता है, t/5 का होल स्क्वायर। t से कैंसिल, t से कैंसिल, 5 से 25, 25 ऊपर जाएगा, ठीक।
ये तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। टी से कैंसिल और ये 5 ऊपर जाएगा 25 हो जाएगा, स्क्वायर है भाई तो 25 हो जाएगा। तो H2 का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, H2 बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, H2 बराबर आ जाएगा H/25। कैसे आएगा देख लो इसे सॉल्व करके, ठीक। और H2 आ गया तो ज़मीन से निकाल लो, तो ज़मीन से कितना आ जाएगा सर, ज़मीन से H1 माइनस H2, H1 के स्थान पे क्या है H, H माइनस H/25 बराबर आ गया 24/25 H मीटर, ठीक। तो सिंपल सा है, ये बड़ा नहीं है, केवल डायरेक्ट फार्मूला में रखो, फार्मूला पाओ। और ये फार्मूला ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूले पे इसके पहले भी आया, IRT ने भी पूछा है। क्या पूछा है पता है, पूछा है T1 T2 में बताओ क्या होता है। T1 T2 का मान कभी कभी ये दे देगा T1/T2 बराबर क्या, तो रूट H1/H2 हो जाएगा, काम खत्म, ये रूट लगा दो। आया कहाँ से सर, आया इसी जादू से। काहे माथापच्ची करना, किसी भी तरह का फार्मूला अपने जादू से बना लो, तुम किसी के साथ बना लो, किसी के साथ सर V बराबर U प्लस GT है उसके साथ भी बना सकते हैं, क्यों नहीं। ये ख़त्म, अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो ख़त्म, V और T के साथ आ गया, V1/V2 बराबर T1/T2 लगा लो। अनुक्रमानुपाती तो काम देगा ही ना, ये तो जादू हम सिखाए हैं क्लास में बहुत बार, तो अनुक्रमानुपाती से आप कर लो, बहुत मज़ा देगा अनुक्रमानुपाती, ठीक है। जो चीज़ें कॉमन हो उसे काट देना, तो इसे भी लगा लो। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए है, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आवर्तित बल किसका आ गया, चुंबक का आ गया सर। अब इसको कैसे लगाएं सर, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। फार्मूला सब याद होना चाहिए, मैंने बस इतना आपसे रिक्वेस्ट किया, फार्मूला याद है तो हम लगा देंगे। क्या, फोर्स, यह बराबर क्या होता है QVB साइन ऑफ थीटा, होता है, फार्मूला याद है, होता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q मतलब आवेश, आवेश के स्थान पे आप इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, प्रोटॉन भी रख सकते हैं, जो कहे। तो सर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, ठीक है, तो Q के स्थान पे ऐसे भी लिख सकते हो, या अभी कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यह बराबर सर EVB साइन थीटा भी होता है क्या, अरे मेरे भाई वही E माने चार्ज है, Q है, हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जानते हो केवल पागल बना रहा है क्वेश्चन, केवल पागल बना रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, देखते ही स्वाहा कर देना चाहिए क्वेश्चन को। क्यों, हमसे क्या मतलब, तुम कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दो, क्या कह दिए, समांतर, समांतर माने थीटा क्या हो गया 0, समांतर माने थीटा क्या हो गया 0, और थीटा 0 हो गया तो साइन 0 का मान क्या होगा 0, फोर्स क्या हो जाएगा 0, कहानी खत्म ना, वैल्यू ही नहीं रखना है यार, उत्तर मार के भाग जाओ, काहे को टेंशन लेना है, समझ में। देखिए एक क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा था, क्या एक 4 सेमी आकार की वस्तु अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है, कि सम्मुख 25 सेमी की दूरी पर स्थित है, दर्पण से किस दूरी पर पर्दा रखा जाए कि वस्तु का 300 प्रतिबिंब पर्दे पर बने। कोई मतलब है इस सवाल का, 42 वीडियो बनाया हूँ लाइट का, एक बार पढ़ लो तो धज्जिया उड़ा दोगे लाइट का, चाहे जैसा क्वेश्चन आए। हीट का भी मैंने जो अभी 14-15 वीडियो बना दिए हैं उसको भी पढ़ लो, हीट का क्वेश्चन पूरा कर जाओगे बेहतरीन ढंग से, ठीक। पढ़ो तो सही, 54-55 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, उसे पढ़ जाओ मेरे भाई, पढ़ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक वीडियो आधा देखेंगे आधा नहीं, और आधा दिमाग में क्या रहेगा, आधा इधर ध्यान है आधा उधर ध्यान। जैसे क्लास में बैठते हो वैसे वीडियो भी देखो, और पेन लेकर कॉपी लेकर पढ़ो ढंग से, तब जो है हो पाएगा। बिना मन के पढ़ोगे तो कैसे हो पाएगा। ये क्वेश्चन में दम थोड़ी है, बताने का मूड नहीं था लेकिन बता दे रहे हैं, अब आ गया है। पिछले साल का पेपर ही देख रहे हैं तो आ गया है, जो पेपर में आया है देख लो। अब PYQ करा ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देख लो जब आया है तो। 4 सेमी की वस्तु है, O बराबर क्या है +4 सेमी, बस को प्लस रखते हैं, पता ही है। अवतल दर्पण फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होगी माइनस होगी, उत्तल होता तो क्या होती प्लस होती। 15 सेमी दिया है सर, रख दिए। 25 सेमी पर वस्तु है, वहाँ लिखा गया सम्मुख वस्तु है, U बराबर लाइसेंसी माइनस आपको पता है 25 सेमी, ठीक। पूछा क्या है, दर्पण से किस दूरी पर पर्दा रखा जाए, पर्दे की दूरी पूछा है महाराज, पर्दे की दूरी क्या होगी
पर्दे की दूरी सर v माने क्या, जहाँ प्रतिबिंब बनता है वही तो पर्दा होगा। कॉमन सेंस लगा दोगे तो फोकस दूरी के बाहर क्या है, वस्तु है, 15 सेमी के बाहर है, तो प्लस वाले तो कभी हो ही नहीं सकते प्लस वाले, और प्लस वाले वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि पर्दे पे प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, आभासी नहीं। और प्लस प्रतिबिंब की दूरी तब आती है जब आभासी बनता। पर्दा बोल दिया है तो इसका मतलब माइनस में उत्तर होगा। 2 उत्तर पहले से कट गए, इन्हीं दोनों में से कोई है, हल कर लो, रख लो, आंसर आ जाएगा। सर ये क्यों दिया है, ये फालतू दिया है फंसाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं दिया है, काम केवल इतने से है। सिंपल सा क्वेश्चन है, u v बटे u प्लस b से लगा लो, चाहे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से लगा लो, आपका मैं जो भी मन कहे। f 1/v प्लस 1/u -25, माइनस प्लस माइनस इधर आएगा प्लस, -1/15 प्लस 1/25 बराबर 1/v। क्या हो जाएगा, क्या एलसीएम ले लें सर, एलसीएम 75 ले लो, ले लिए 75, 15 5 75, 5 आ गया, 25 3 75, 3 आ गया 1/v। v का वैल्यू आ गया -37.5 सेमी। ये देखो आंसर, काम खत्म। सर ये कैसे आया, अरे -5 प्लस 3 -2, 1/v बराबर -2/75, तो v बराबर 75/-2, सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर, बहुत ही देखिए ठीक आ गया। हीट का भी कहाँ से पढ़ेंगे, हीट विशिष्ट उष्मा गुप्त उष्मा बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए हैं, उसे देख लो, लगा लो, सब सवाल आ जाएगा। पिछले साल पूछा क्या 6 kg तांबे का तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि 3 kg शीशे का ताप 20 से 100 डिग्री तक करने में आवश्यक होती है। ये तांबे के विशिष्ट उष्मा दिया है, शीशे को पूछा है, मतलब समझ में आया, बहुत आसान सवाल है। अब इससे आसान क्या सवाल लोगे यार, कुछ सवाल में नहीं दिया है ये देखो तांबा एक तरफ है, देखने में मत सोचना, ये तांबा है और ये है शीशा, ठीक है। अगर इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो कराए 1 जितनी उष्मा चाहिए 1 को, उतनी उष्मा 2 को भी चाहिए, अर्थात जो Q1 होगा वही Q2 होगा। यहाँ Q1 जितना होगा वो Q2 के बराबर है, ये कह रहा है। तो Q1 बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा टी, m1 s1 डेल्टा t1, और Q2 बराबर क्या होगा m2 s2 डेल्टा t2, क्योंकि उष्मा बराबर बोल रहा है। पढ़ो तो सवाल, पढ़ा सवाल तो पढ़ो। और देखो तांबे के बारे में कुछ दिया है, देख लो, तांबे का द्रव्यमान दिया है 6 kg, तो ये मोल के स्थान में क्या हो गया सर 6 kg, ठीक है, जो मिले उसे लिख लें। इसकी तापांतर क्या है 10 से 20 करने में, 10 से 20, इसका मतलब डेल्टा टी कितना आया, डेल्टा टी 10 आएगा, 10 से 20 मतलब 20 - 10 तो कितना आएगा 10 आएगा। और तांबे की विशिष्ट उष्मा दिया है, ये देखो नीचे, तो रख दो 0.09, और तापांतर कितना हो गया 10 से 20 बढ़ा रहा है, इसका मतलब 10 डिग्री बढ़ेगा। तो m2 कितना है जरा देखो, शीशे का द्रव्यमान 3 kg सर, 3 kg, S2 आपका पूछा है, वो शीशे की विशिष्ट उष्मा पूछा है। डेल्टा T2 क्या है 20 डिग्री से 100 डिग्री, अर्थात 80 डिग्री बढ़ाना होगा ना भाई, 80 डिग्री। बस अब क्या दिक्कत रहा मेरे भाई, कर लो, S2 बराबर कटा दो जो कटे, 6 × 0.09 × 10 अपान 3 × 80, कटा नहीं सकते तो अब ऊपर वाला मालिक है, चाहे तो यहाँ गुणा कर कटा लो, दशमलव हटा लो, या भाई साहब को यहीं से कटा दो, जिससे तुम्हारा मन हो कटा लो चलो 3 दूनी 6, अच्छा लगा, हाँ सर अच्छा लगा। ये 10 का इसमें गुणा करो, दशमलव यहाँ आएगा, 9 दूनी 18, 1.8/80, ठीक है, 1.8/80 क्या आ जाएगा 18/800, ठीक है। 8 का भाग कर दो, 8 का भाग करके 100 का बाद में कर लेना, भाग देना तुम्हें आना चाहिए, जादू 100 को निकाल लिया करो, 100 बाहर को, 8 का 18 में भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 100 का भाग पहले, अच्छा तुम ले दो, 2 0, 100 का भाग करोगे 2 0 आ गया, 2 0 आएगा मास्टर, 2 0 कैसे आएगा, देखो तुम्हें हम जादू सिखाएं एक भाग देने का, ये 8 × 100 कर लो,
8 का भाग कर लो, फिर 100 का बाद में कर लेना। तो 8 दूनी 16, कितना बचा, कितना 2, 16 2 18 2, फिर 8 दूनी 16, ठीक। दुए बार ले जाना था 100 का, अब भाग करो, इसमें दशमलव लगाए ना, तो 100 का भाग करो तो ये आ जाएगा आपका 0.022, काम ख़त्म। भाग करके देख लो, हम तो अब जुगाड़ से कर दिए हैं, ये उत्तर हो गया। वैसे भी 8 दूनी 16, 3 बार जाना नहीं है, 2 2 आ जाएगा, सीधा मार दो, ठीक है। एक लाइन का आंसर है। चलो इसे भी कर लो, अगला देखते हैं।